Hello friends, myself Dr. Veena and I am coming with a new topic. We have previously done two main methods of the psychology, that is introspection method and objective observation method. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, वो क्लासेस आपने नहीं की हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के। क्योंकि प्रीवियस अगर आप दो मेथड्स को नहीं समझेंगे तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आपके लिए, एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में जो मैं कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगी वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। और ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ मेन टर्म्स हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आगे आपको किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई प्रयोग करते क्यों हैं और प्रयोग होता क्या है। तो देखिए, प्रयोग को आप बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में समझ सकते हैं कि जिस तरह आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को आप लेते हैं और अगर कोई इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर वो रेसिपी आपकी बिगड़ जाती है, या फिर एकदम सही प्रोपोर्शन में अगर आप डालते हो तो फिर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। उसी प्रकार अगर मॉर्निंग में आपको लेट हो रहा है ऑफिस के लिए और आप जल्दी ऑफिस पहुंचना है, टाइम पकड़ना है, तो फिर आप वो रास्ता सोचते हैं, एक मैनिपुलेशन दिमाग में करते हैं कि किस रास्ते के थ्रू हम जाएं, कौन सा शॉर्टकट रास्ता पकड़े कि हम ऑफिस टाइम पे पहुंच जाएं। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जस्ट लाइक दैट, यही है इंग्रेडिएंट्स का सही मेल जोल करके कोई एक रेसिपी बनाना। इसी प्रकार कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको कुछ टर्म्स को बताऊं, जिन टर्म्स के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे फिर उनको रटने वाली बात हो जाएगी, जो कि रटना नहीं है। ठीक है, समझना है। मेरी क्लास का एम भी यही है कि सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं आप लोगों को टर्म्स को समझाती हूँ ताकि वो होल लाइफ आपको याद रहे, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा रटना नहीं पड़े, नोट्स इजीली आप बना सके इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है क्या। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो दी थी वो चैपलिन ने दी थी 1975 में। उन्होंने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरीड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। चैपलिन ने क्या कहा था? एक्सपेरिमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहा है कि सीरीज यानी कि निरीक्षणों की एक श्रृंखला है। प्रयोग क्या है? यह निरीक्षणों की एक श्रृंखला है, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो क्या करते हैं? कैरीड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल्ड कंडीशन। किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसका भी यहाँ आंसर है, फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, यानी किसी एक परिकल्पना की जांच के उद्देश्य से किया जाता है। चैपलिन की यह परिभाषा बहुत अच्छी है, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, फिर से एक बार इसे समझिए आप। एक्सपेरिमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, परीक्षणों की एक श्रृंखला है। वो कैसे की जाती है? तो वो कंट्रोल्ड, एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन सीरीज, और दूसरा है कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाती हैं, और तीसरा है क्यों की जाती हैं? तो टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, किसी परिकल्पना की पुष्टि के लिए की जाती है। तो यहाँ कॉज एंड इफेक्ट एकदम डायरेक्टली दिख रहा है कि कारण और प्रभाव के संबंध को देखने के लिए ही किया जाता है। तो कोई भी प्रयोग जो होता है वो इसी वजह से होता है कि कारण और प्रभाव के आपसी संबंध को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कॉज क्या है? कारण है। कॉज होता क्या है? कॉज वो है जिसमें मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, यानी चेंजेस हम कर सकते हैं, कारण में परिवर्तन किया जा सकता है। इफेक्ट क्या है? प्रभाव। इफेक्ट का अर्थ होता है किसी चीज को करने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कॉज और इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? प्रभाव, यानी जो मेजरेबल है, यानी कि उसे मापा जा सकता है या नापा जा सकता है। ठीक है, तो
हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट दो मुख्य चीज़ों पर निर्भर करता है। वो क्या है? कॉज और इफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ भी कहा था कि एक्सपेरिमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन ऑफ द पर्पस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि किसी परिकल्पना की पुष्टि के लिए जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो किया जाता है नियंत्रित परिस्थितियों में, यानी यहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट हम लोग समझ चुके हैं कि कॉज क्या होगा, वो मैनिपुलेटेड होगा, और इफेक्ट क्या होगा, जिसे मेजर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वो है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे होता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन स्टेजेज के थ्रू उसे करना होता है। तो इसे हम यहाँ समझ लेते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। बहुत गहराई पे मैं आप लोगों को नहीं ले जाना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चाहती हूँ कि बेसिक आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहला जो है वो है प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या आती है, यानी कि कोई टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पर हमें प्रैक्टिकल करना है या एक्सपेरिमेंट करना है। सेकंड जो आएगी वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ हो गया यानी कि प्रयोज्य। प्रयोज्य को समझने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि सब्जेक्ट को समझिए। मतलब कोई टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया और प्रयोज्य का अर्थ यानी सब्जेक्ट का अर्थ वो होगा कि जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी एक पशु पे या किसी एक मनुष्य पे किया जाता है ना, तो जिस व्यक्ति पर मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं। इसे यहाँ बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल वगैरह लिखते समय, प्रैक्टिकल की जब आप रेडी करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर आप मतलब कुछ भी लिख देते हैं, जैसे किसी का भी नाम लिखते हैं, बट आपको लिखना किसका है? जिस पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिकल आप साइकोलॉजी का होता है तो एक सब्जेक्ट लेके जाना पड़ता है आपको एग्जाम में, क्योंकि आप करोगे उसी पर। अगर इंटेलिजेंट टेस्ट करना है तो आपको उसी का करना है, अगर लर्निंग एबिलिटीज़ पर करना है तो आपको उसी पर करना है। यानी आपको किसी एक व्यक्ति पर प्रयोग करना है और वही व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी छोटे मोटे ऐसे वाइवा वगैरह में आप पूछा जा सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। उसी में लोग गड़बड़ा देते हैं। सब्जेक्ट को वो टॉपिक समझ लेते हैं और वो बता देते हैं कि मेरे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट ये है कि मैंने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पे अध्ययन किया है। नहीं, सब्जेक्ट का अर्थ हो गया आपने जिस व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट किया है वो ही सब्जेक्ट है, वो प्रयोज्य कहलाता है। इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हाइपोथेसिस। हम लोगों ने डेफिनेशन में भी, चैपलिन की डेफिनेशन में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना की जाती है। जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया था, याद कीजिए जब प्रॉब्लम सेलेक्ट किया था, तो अगर कोई प्रॉब्लम है यानी हम आंसर खोज रहे हैं। ठीक है, हम किस सर्च में हैं? तो हम आंसर की खोज में हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? आंसर नहीं है, पर आंसर का एक टेंटेटिव आंसर है। यानी कि जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फाइनल आंसर एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं निकल रहा है, तब तक ये एक प्रकार की भविष्यवाणी है। किसी प्रयोग को शुरू करने के पहले ये होगा, अब ये होता है कि नहीं, इसका पता एक्सपेरिमेंट के बाद ही चलेगा। तो ये हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है एक्सपेरिमेंट का, और एक पहले से ही एक एजम्पशन कर लिया जाता है कि ऐसा होगा। अब वो होगा कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट के बाद तय होता है, जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी इन दोनों की चर्चा अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसे हम
बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो मेन ये जो है ना, ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसके आधार पर आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमें समझना है, मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अब हमें वेरिएबल को समझना है कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वेरिएबल का हिंदी होता है चर। चर, ठीक है, चर बोलते हैं उसको। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जब चर्चा की थी, तो यहाँ पर वेरिएबल जो कंटेंट है उसको समझिए आप कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का अर्थ होता है कि जो वैरी कर सके, यानी कि जो बदल सके। ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन चैपलिन ने 1975 में क्या दी थी कि वेरिएबल इज अ क्वालिटी विच में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वेरिएबल वो है, मैंने कहा था ना, कि जो वैरी करता है यानी बदलता है। चर एक मात्रा है जो बढ़ या घट सकती है। इट मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, यानी ये घट और बढ़ सकता है। जिस चीज़ में हम परिवर्तन कर सकते हैं वो चर है। अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में चर्चा की थी कि बेसिकली 2 मुख्य वेरिएबल्स होते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। बेसिक अभी देखना है आपको, ऊपर ऊपर देखना है हमें। फर्स्ट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये, हाँ, ये हो गया। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ हो गया इंडिपेंडेंट, यानी वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर। अब स्वतंत्र चर कहेंगे किसे? स्वतंत्र चर यानी स्वतंत्र है, जो फ्री है। तो स्वतंत्र चर वैसे वेरिएबल को कहेंगे जो किसी दूसरे वेरिएबल या फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो दूसरे वेरिएबल या फैक्टर को प्रभावित करता है। वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो किसी पर प्रभाव डालेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी घटना के होने का कारण बनता है। थोड़ा टफ है बट समझने की आवश्यकता है, धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट मैंने क्या कहा? जो स्वतंत्र होता है और जिस पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके कारण किसी पर प्रभाव पड़ता है। ओके, अब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट का मतलब होता है जो आश्रित होता है किसी पर। ठीक है, जो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरों पर आश्रित होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब बात करते हैं तो फर्स्ट जो आता है वो है, 3 प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चर्चा हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट जो है वो है ओ वेरिएबल, जिसे कहते हैं। ओ वेरिएबल का अर्थ होता है, ओ का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, यानी कि जो प्राणी, जिस प्राणी पर आप अध्ययन कर रहे हैं, जिससे मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट कहा था, याद होगा आपको। टॉपिक नहीं बल्कि सब्जेक्ट, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी जिस व्यक्ति पर किया जा रहा है, यानी प्राणी या ऑर्गेनिज्म या कोई व्यक्ति जिस पर किया जाता है, उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, उसे ही ओ वेरिएबल कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति पे आप कर रहे हैं, किसी लड़के पे कर रहे हैं, किसी लड़की पर कर रहे हैं, तो उसका एज, एजुकेशन, मोटिवेशन एटसेट्रा जो भी है वो ओ वेरिएबल होता है। यानी जिन चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे उसकी एज ग्रुप हो गए, एक एज ग्रुप के लोगों को लिया जाए, एक एजुकेशन के ग्रुप के लोगों को लिया जाए, सेम मोटिवेशन वाले लोगों को लिया जाए, तो वो ओ वेरिएबल होगा। ठीक है, सेकंड जो होगा वो है एस वेरिएबल। एस वेरिएबल का मतलब हो गया स्टिमुलस वेरिएबल। स्टिमुलस का अर्थ हो गया उत्तेजना, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनका संबंध स्टिमुलस या उत्तेजना से होता है। जैसे सब्जेक्ट को जो विषय सीखने के लिए दिया जाता है वो हो गया स्टिमुलस। सब्जेक्ट कौन हुआ? वो व्यक्ति जिस पर एक्सपेरिमेंट करना है, और
स्टिमुलस क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट या वो कार्य जो उसे करने के लिए दिया जाता है। अब उस कार्य की लेंथ ऑफ द लर्निंग अगर उसे सीखने के लिए दिया जा रहा है तो सीखने की जो मटेरियल है वो कितनी लंबी है, इम्पॉर्टेंस, उस सीखने का इम्पॉर्टेंस उसके लिए कितना है, और डिफ़िकल्टीज़ यानी कि डिफ़िकल्टी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आते हैं, स्टिमुलस वेरिएबल, यानी वो चीज़ जिसको सब्जेक्ट को हमें सिखाना है। थर्ड जो आता है वो है रिस्पॉन्स वेरिएबल, आर वेरिएबल। थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, यानी प्रतिक्रिया चर। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका इफेक्ट लर्निंग सब्जेक्ट या प्रयोज्य की प्रतिक्रिया पर पड़ता है। प्रयोज्य किस प्रकार से रिएक्शन करेगा उस पर पड़ता है। प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स होने के कारण ही इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल या आर वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें नॉइज़, टेम्परेचर, बाहरी शोरगुल, मौसम सर्द है, गर्म है, मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, इन सब का इफ़ेक्ट लर्निंग पे पड़ता है। तो इसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी कि नॉइज़, यहाँ देख लीजिए, यहाँ है नॉइज़, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो सब हो गया रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी उन सब के कारण प्रयोज्य की प्रतिक्रिया पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हो गया रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, यानी दो प्रकार के वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसमें जो स्वतंत्र होता है, ठीक है, और उसके कारण किसी पर प्रभाव पड़ता है, और आश्रित वेरिएबल वो है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आश्रित है, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट पर। ओके, इसको समझ लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझा है उसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि लर्निंग इम्प्रूव्स फ्रॉम प्रैक्टिस। लर्निंग यानी सीखना जो होता है, शिक्षण जो होता है, वो अभ्यास के कारण सुधरता है, और सही भी है कि अभ्यास अगर हम करेंगे तो हमारी लर्निंग सीखती है, सुधरती है। जैसे याद कीजिए कि जब आप साइकिल चलाना शुरू किए थे तो क्या एक दिन में ही आप सीख गए थे? नहीं, बार बार ग्रेजुअली बार बार गिरते थे, सीखते थे, गिरते थे, सीखते थे, फिर रोज के प्रयासों से आप एक दिन साइकिल चलाना सीख गए। तो अगर इस पर एक एक्सपेरिमेंट करना हो कि भाई अभ्यास के कारण आपकी लर्निंग अच्छी हो गई, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है लर्निंग। ठीक है, और किस चीज़ का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जिसका प्रभाव डिपेंडेंट पर पड़ रहा है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास के कारण ही आपका साइकिल चलाने का कार्य अच्छे से हो पाया। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कार्य कर रहा है कि भाई प्रैक्टिस जो है उसके कारण लर्निंग हमारी सुधर रही है, प्रैक्टिस का प्रभाव इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग पर। यहाँ प्रैक्टिस इंडिविजुअल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लर्निंग डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अभ्यास पर आश्रित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत अच्छी विधि है ये, इसके बहुत सारे ऐसे मेरिट्स हैं, बहुत सारी ऐसे गुण हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ हम सब जान गए कि बहुत विश्वसनीय है और कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाता है, बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके मेरिट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है कि फर्स्ट मेरिट जो आएगा इसका वो है कंट्रोल्ड सिचुएशन। कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है, कंट्रोल सिचुएशन किसी भी साइंटिफिक मेथड का, देखिए इसको ध्यान से समझिए, किसी भी साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि का गुण ये है कि वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाए।
कंट्रोल सिचुएशन, एक्चुअली कंट्रोल की आवश्यकता है क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसी का अध्ययन ठीक ढंग से कर सकें और बाहरी रूप से कोई डिस्टर्बेंस या कोई फैक्टर हमें इफ़ेक्ट ना करे। जैसे यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे प्रीवियस जो एग्जांपल दिया हम लोगों ने कि एक्सपीरियंस से लर्निंग या प्रैक्टिस से लर्निंग अच्छी होती है, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे तो सिर्फ जो एक्सपीरियंस या जो प्रैक्टिस है उसका प्रभाव हमें देखना है। तो इसमें हम सब्जेक्ट की एज, एजुकेशन, इंटेलिजेंस के इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर लेंगे, तभी हम ये मान पाएंगे कि प्रैक्टिस के कारण ही वो व्यक्ति सीख पाया। ये नहीं कि ओवर इंटेलिजेंट है इसके कारण वो जल्दी सीख गया, बट कि वो सब को हम कंट्रोल करके रखेंगे और सिर्फ इसके प्रभाव को देखेंगे कि भाई उसने प्रैक्टिस के कारण सीखा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो कि किसी भी साइंटिफिक मेथड का गुण होता है, वो है कि अंडर कंट्रोल सिचुएशन हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का अर्थ होता है पृथक्कीकरण, यानी कि अलग कर लेना। किसी भी साइंटिफिक मेथड का एक ये गुण है आइसोलेशन, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन सब वेरिएबल्स को चुनकर और उसमें से कोई एक वेरिएबल को चुनकर उस पर अध्ययन करना होता है। मैंने ऊपर कहा कि प्रैक्टिस से लर्निंग इम्प्रूव होती है, पर इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बुद्धि हो गया, एक्सपीरियंस से भी तो बढ़ता है, बुद्धि भी अगर किसी की है तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है, एज का भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस को ही चुनकर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसको पृथक करना या आइसोलेट करना कहते हैं, कि अभ्यास को हमने आइसोलेट कर लिया पृथक करके और उसी पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आइसोलेशन का गुण जो होता है ना, वो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ही साइंटिफिक होता है। थर्ड जो होता है वो वेरिएशन, यानी कि परिवर्तन। एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटर जो है वो आइसोलेशन के थ्रू किसी एक चर को अलग करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो उस वेरिएबल में क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से कुछ चेंज कर सकता है, यानी उसमें मात्रात्मक परिवर्तन वो ला सकता है। ऊपर के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस के द्वारा लर्निंग इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस की मात्रा में कम या बेसी करके उसका इफेक्ट लर्निंग पर देखा जा सकता है। तो ये मेरिट है कि वेरिफिकेशन या वेरिएशन यानी कि परिवर्तन, उसके क्वांटिटेटिव चेंजेस हम ला सकते हैं उसके वेरिएबल्स में। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन की चर्चा हम पहले भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड में कर चुके हैं। इस विधि में एक्सपेरिमेंटर बार बार किसी प्रयोग को करके अपने ही रिजल्ट की चेकिंग कर सकता है या रिपीट कर सकता है, और एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी जो है, अपनी ही एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी यानी कितनी वैध है उसकी प्रैक्टिकल, उसको वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है वेरिफिकेशन, यानी वेरीफाई करना, यानी प्रमाणित करना। जैसे मैंने यदि एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि बच्चों को यदि होमवर्क कराना है तो उनके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड ज़्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल है, ठीक है, मतलब बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो पनिशमेंट से तो सीखते हैं, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा है रिवॉर्ड से। तो मैंने एक प्रयोग किया और ये रिज़ल्ट पाया, ठीक है। यदि कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इसको वेरीफाई करूँगा, तो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करता है, और अगर उसका भी रिजल्ट सेम आता है कि भाई पनिशमेंट जो है वो बेटर नहीं है बल्कि रिवॉर्ड बेटर है, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, तो सेम रिजल्ट अगर उसका भी आता है तो उन्होंने क्या किया, मेरे रिजल्ट का वेरीफाई किया और मेरा वेरिफिकेशन हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट मेथड का सबसे बड़ा गुण है कि वेरिफिकेशन संभव है। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है थियरी एंड लॉज यानी सिद्धांत और नियमों की स्थापना। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसके प्राप्त रिजल्ट्स के बेसिस पे कोई सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं,
और हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रूव हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा हाइपोथेसिस हम लोगों ने बना ली थी जैसे ही टॉपिक सेलेक्ट किया था, और उस हाइपोथेसिस के प्रमाण के लिए, प्रूफ के लिए ही हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और रिजल्ट जब आ रहा है तो फिर हाइपोथेसिस हमारा प्रूव होता है। यदि किसी ने उस नियम का विरोध नहीं किया तो हमारा रिजल्ट एक सिद्धांत या नियम का रूप ले लेगा। तो ये एक साइंटिफिक मेथड का गुण है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद कोई थियरी देते हैं या कोई नियम बनाते हैं। तो ये इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के कई एक मेरिट्स हैं, और इसके कारण ही ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड है। यानी अगर इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करें तो उन दोनों से बहुत ही अधिक ये साइंटिफिक मेथड है। बट एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज़ सम लिमिटेशंस ऑल्सो। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, उन पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। ठीक है, तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड के क्षेत्र बहुत सीमित है। बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन इस विधि द्वारा संभव नहीं। जैसे कोई क्राउड बिहेवियर का यानी किसी भीड़ का अध्ययन करना हो। जैसे कई बार कम्युनल राइट्स हो जाते हैं या भीड़ में भगदड़ मच जाने के कारण कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस बड़े एरिया का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया का अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। तो ये जो है वो थोड़ा लिमिटेड स्कोप इसका एक लिमिटेशन में आ जाता है। सेकंड लिमिटेशन जो है वो है, सेकंड लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड इज अननेचुरल स्टडी, यानी अस्वाभाविक अध्ययन। हम कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक सबसे बड़ा गुण है कि हम कंट्रोल्ड सिचुएशन यानी नियंत्रित परिस्थितियों में करते हैं ताकि बाहरी चरों का प्रभाव ना पड़े। तो कई बार ये इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना वो अननेचुरल हो जाता है, क्योंकि आप कंट्रोल करके किसी से काम करा रहे हैं, वो अननेचुरल है। और उस दौरान रिजल्ट तो मिल जाते हैं, परंतु जब परिस्थितियां नेचुरल होती हैं तो फिर वो निष्कर्ष नहीं मिल पाता। जैसे इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि क्लास में बच्चे जो बिहेवियर टीचर के साथ करते हैं, क्या क्लास ख़त्म होने के बाद वही बिहेवियर वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं? मतलब उतना ही डिसिप्लिन, उतनी ही शांति, उतना ही एकाग्रता से वो सुन रहे हैं, कोई हल्ला नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, क्या ऐसे ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं? नहीं। तो ये कंट्रोल्ड सिचुएशन हो गया जो वो टीचर के आने के बाद क्लास में बिहेव कर रहे हैं, और अनकंट्रोल्ड हो गया यानी वो टीचर के जाने के बाद जो कर रहे हैं। तो मतलब कि बहुत परिस्थितियां जो होती हैं वो अननेचुरल या अस्वाभाविक इसे अध्ययन कहेंगे कि वो जो उसका बिहेवियर है वो नेचुरल बिहेवियर नहीं है जब टीचर रह रहे हैं। नेचुरल बिहेवियर उसका वही है जब वो फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल उन्मुक्त रूप से जो व्यवहार करते हैं। थर्ड लिमिटेशन जो है नॉन कोऑपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैंने क्या कहा, क्या है? यहाँ ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट है प्रयोज्य, यानी जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये बार बार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यानी कि जब प्रयोज्य है या सब्जेक्ट है उस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कई बार प्रयोग करते समय सब्जेक्ट यानी कि जो प्रयोज्य है वो हमें सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, उसके द्वारा पूरा सपोर्ट अगर मिलेगा तभी हम अपने एक्सपेरिमेंट को ठीक ढंग से कर पाएंगे, पर कई बार उसका कॉपरेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो है एनिमल स्टडी। हम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन में क्या कहा था कि इसे पशु पक्षियों पर, गूंगे बहरों पर नहीं किया जा सकता है, परंतु होता ये है कि बहुत से प्रयोग मनोविज्ञान में जानवरों पर किए जाते हैं और उन पर कोई स्टडी करके उसे मनुष्यों के लिए भी सूटेबल मान लिया जाता है, क्योंकि मानव और पशु के व्यवहार में समानता पाई जाती है। परंतु पशु ना तो चूहा है ना बंदर है, इसलिए उन पे किए गए प्रयोगों के आधार पर मनुष्यों पे लागू करना सही नहीं है। लेकिन बहुत से एक्सपेरिमेंट डेंजरस भी होते हैं, इसलिए पशु पे करना ही पड़ता है और वो मनुष्य अलाउ नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर आप कीजिए। तो इसलिए एनिमल स्टडी जो किया जा रहा है वो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक हो जाता है, साइंटिफिक उतना नहीं रह पाता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण की कमी। एक्सपेरिमेंटल मेथड का दोष ये है कि जब हम सिचुएशन को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और तब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, परंतु ये संभव है कि पूरी तरह नियंत्रित कर दें सिचुएशन को? क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो अध्ययन किया जा रहा है वो सभी निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, और उन्हें कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में पशु, मनुष्यों, इन सब के व्यवहारों का अध्ययन हम कर रहे हैं जो कि सजीव हैं, और कई बार व्यक्ति पे जो स्टडी किया जा रहा है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिस पशु पे कर रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ह्यूमन या एनिमल सब्जेक्ट को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये इस विधि की सबसे बड़ी सीमा है। नेक्स्ट लिमिटेशन है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता आ जाती है। जैसे कि हम सब जान चुके हैं कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो जब एक्सपीरियंस और बिहेवियर को मापा जा रहा है, ठीक है, तो बिहेवियर तो ठीक है आप माप लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को मापने की बात आएगी तो इंट्रोस्पेक्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप करते हैं तो एक अंतःनिरीक्षणात्मक रिपोर्ट होती है या एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बोलते हैं उसको। तो कि पूछा जाता है कि भाई प्रयोग आपको कैसा लगा, आपको कितनी कठिनाई लगी, आपको क्या क्या इसमें कमियां लगी, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। तो जब उसे वो निर्णय देना है, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है, तो इस मेथड में सब्जेक्टिविटी है। वो सही भी बता सकता है और गलत आंसर भी दे सकता है। हो सकता है उसको बहुत टफ लगा हो, बट वो इसको छुपा रहा है, उसको लगता है ऐसा बताने से वो मुझे कम इंटेलिजेंट समझेंगे, तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत आसान लगा और मैं इसमें बहुत इन्जॉय की, हालांकि उसे ये बहुत टफ लगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वो सही इन्फॉर्मेशन, सही कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, तो हमारा रिजल्ट भी उससे इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटर, यानी प्रयोगकर्ता जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट उसके पड़ने वाले प्रभाव, यानी उसके भी तो कुछ फीलिंग्स होंगे। तो प्रयोग के रिजल्ट पर एक्सपेरिमेंटर के अपने प्रेजुडिसेस यानी पूर्व धारणाएं, एटीट्यूड्स यानी उसकी मनोवृत्तियाँ, इन सब का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट है वो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो किसी न किसी चीज़ के प्रति बायस्ड रहता है, और बायस्ड रहेगा तो अनकॉन्शियसली वो उसको एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रयोगकर्ता को न्यूट्रल रहना चाहिए, पर ये हो नहीं पाता, क्योंकि अपनी प्रेजुडिसेस, अपनी एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियों का प्रभाव वो एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार कर देता है, और ये एक जो साइंटिफिक मेथड के लिए ठीक नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब बहुत वेल ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंटर हो, तो फिर वो अपने इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है। लास्ट जो इफ़ेक्ट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रोनियस वेरिएबल, यानी कि लास्ट जो वेरिएबल की चर्चा हम कर रहे हैं, होता ये है कि कई बार जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनका भी प्रभाव एक्सपेरिमेंट्स पे पड़ता है। इसे एक एग्जांपल द्वारा हम समझें कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये देखने के लिए कि शांतपूर्ण वातावरण में हमारी लर्निंग बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है, यानी शांतपूर्ण वातावरण का हमारी लर्निंग पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आप कितना भी शांतिपूर्ण वातावरण बनाएंगे, पर थोड़ा बहुत बाहरी शोरगुल, कुछ भी ना हो तो घड़ी की आवाज़, टिक टिक की आवाज़ भी प्रयोग के रिजल्ट को आपको प्रभावित कर सकती है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में ये एक लिमिटेशन है कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रोनियस वेरिएबल, यानी अतिरिक्त जो चर होते हैं, बाहरी चर, उन सब का प्रभाव आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भाई एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड से फार बेटर है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड के कारण ही साइकोलॉजी को एक बिहेवियरल साइंस की संज्ञा दी जाती है, कि हम साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, एक बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। और साइंस तभी होगा जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ रिलायबल और कंट्रोल्ड सिचुएशन में आप कोई
रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कारण साइकोलॉजी में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, नियम, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, थियरी ऑफ मोटिवेशन हो गया, थियरी ऑफ लर्निंग हो गया, इनसाइट थियरी हो गया लर्निंग का, बहुत सारे थियरीज दिए गए हैं जिनके कारण मनोविज्ञान अपने स्थान को आज प्राप्त कर सका है। आई होप आपने इस क्लास को बहुत ध्यान से समझा होगा और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि बार बार आप उन चीजों को समझिए। कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे वेरिएबल्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन सब चीजों को आप समझिए इस चीज को, क्योंकि एक बार ये समझ लेंगे तो फ्यूचर में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप अगर, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि वो असाइनमेंट टाइम से जमा करें, इवैल्यूएशन वहां हो रहा है और उनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो फिर खुश रहिए, हेल्दी रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।